हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम की बुक से UGC नेट इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज हमारा प्रश्न पत्र है दिसंबर 2014 में तृतीय प्रश्न पत्र का हल। इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप उस बुक का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस बुक को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ये वाली बुक सारी एक साथ आपको दे दूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो यदि आप वेट नहीं कर सकते एक एक वीडियो का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं सारी बुक के वीडियो आपको कमेंट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। तो ये सही है कि वो हलों का प्रयोग करते थे। कई जगह से हल प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल मिले हैं, लकड़ी के हल मिले हैं और हल से जोतने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। बनावली वगैरह से हमें देखने को मिलते हैं। वनावली में प्राग हड़प्पा स्थल से हल की पक्की ईंटों का एक नमूना प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। सैंधव सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार था। कालीबंगा की प्राग हड़प्पा अवस्था में हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। बनावली से लकड़ी के हल के खिलौने का प्रारूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणतः मोहरें काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है कि निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पाई मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो हड़प्पा का एक स्थल जहां से हड़प्पाई मुद्रा मोहरों के निर्माण का केंद्र प्राप्त होता है वो है चंदहुदड़ो से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चंदहुदड़ो का उत्खनन 1935 में JH मेके ने किया था। यहाँ के अवशेषों में मनका निर्माण एवं मोहर निर्माण के कारखाने मिले हैं। निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान से निर्धारित किए जाते हैं। तो जो अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां हैं, वैदिक नदियों के नाम भी जाने जाते हैं, वो हो जाएंगी हमारी कुंभा, जिसको काबुल कहा जाता है, और कुर्मू, ये भी कहीं से संबंधित है। कहाँ से? अफगानिस्तान से संबंधित है। दोनों ही कुंभा और कुर्मू, इन दोनों का संबंध अफगानिस्तान से है और ये वैदिक नदियाँ हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियाँ, जिसमें कुंभा अर्थात काबुल, कुर्मू अर्थात कुर्म, गोमती अर्थात गोमल और श्वास्तु अर्थात स्वात का उल्लेख मिलता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। जैसा कि गौतम और बोधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिक उत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर थी, कितनी थी? 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन गौतम और बुद्धायन ने भू राजस्व संबंधित विवरण में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक ब्याज दर 15% की दर से वसूल किया जाता था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे और वहां पर अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुआ करते थे। यहीं पर इन्होंने अपने धर्म के सबसे अधिक प्रचार भी किया है। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य थे और अपने को महात्मा बुद्ध के समान आयु का बताया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें जो महावीर हैं उनसे संबंधित ये चिन्ह दिए गए हैं, है ना, जो तीर्थंकर हैं उनसे संबंधित चिन्ह हैं। पहले आते हैं महावीर, इनका संबंध है सिंह से। मल्लीनाथ, ये आते हैं हमारे कलश कमल जल कलश से। और पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से। और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। शांतिनाथ का संबंध किससे है? मृग से है।
तो महावीर स्वामी का संबंध है सिंह से, मल्लीनाथ का संबंध है जल कलश से, पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो ये पाए जाते थे पांचाल में। कहाँ पे पाए जाते थे? पांचाल में। मतलब पूर्व भाग पर राजा का नाम होगा, उसके अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किया जाएगा। ये पांचाल में प्रथा प्रचलित थी। पांचाल प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से एक था। कालांतर में यह 2 भागों में बट गया था। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। पूर्वी भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पांचाल सिक्कों का विशेष लक्षण था। महाराजाधिराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थीं? महाराजाधिराज रामपुत्र ने अपने किन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी? तो रामगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी पार्श्वनाथ की, चंद्रप्रभा की और पुष्पदंत जी की। पार्श्वनाथ, पुष्पदंत और चंद्रप्रभा की मूर्ति रामगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। महाराजाधिराज रामगुप्त ने जैन तीर्थंकर महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और पुष्पदंत की प्रतिमाएं बनवाई थी। रामगुप्त के बंगाल से प्राप्त 3 ताम्रपत्रों में अर्थात धांधे ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और वैग्राम ताम्रपत्र हैं। इनमें ताम्रपत्रों में से धांधे आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 113 से 432 ईस्वी का ताम्रपत्र मिला है, जो कि कुमारगुप्त के समय का है। इसमें कुमारगुप्त को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम दैवत आदि कहा गया है। रामगुप्त के दुर्जनपुर जैन मूर्ति अभिलेख एवं उदयगिरी गुहा में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा और पुष्पदंत की मूर्ति स्थापित की गई हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से हैं? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा और पुष्पदंत। नेक्स्ट आते हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है। इसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलती है। अर्थात एक उदाहरण दिए गए थे, एरियन ने दिए हैं, हायोडोरस के द्वारा दिए गए हैं, जस्टिन ने दिए हैं, प्लूटार्क ने दिए हैं और स्ट्रैबो के द्वारा दिए गए हैं। उपयुक्त सभी के द्वारा दिए गए हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व में के बीच आया था। इसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखक जैसे कि एरियन, जस्टिस आदि के उदाहरणों से प्राप्त होते हैं। एरियन, जस्टिस, स्ट्रैबो, हेलियोडोरस, प्लूटार्क इनके उदाहरणों से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? पहले आता है चषदा। चषदा का संबंध है पुष्प कलावती से। सिरकप का संबंध है तक्षशिला से। सिरकप का संबंध है तक्षशिला से। और ताम्रलिप्त का संबंध है ताम्रलिप्ति से। लेकिन नागार्जुन कोंडा धान्य कंटक से नहीं संबंधित है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चरसदा, चरसदा सबको चलाओ सदा, पुष्प कलावती, पुष्प की कलाएं रहती हैं, चिर स्थायी रहती हैं, तो चरसदा का संबंध है पुष्प कलावती से। सिरकप, सिरकप मतलब तक्षशिला, सिर के ऊपर रखी है तक्षशिला। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन हमेशा विजय होता है, तो विजयपुर से संबंधित है नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट आता है ताम्रलुक, मतलब उनका तांबे से संबंधित है, तो ताम्रलिप्ति, ताम्रलुक का संबंध है ताम्रलिप्ति से। धान्य कंटक अर्थात अमरावती है, धान को कूटते कूटते खाते जाओ, अमर हो जाओगे, तो धान्य कंटक का संबंध है अमरावती से। कुषाण वंश के देवकुल, जहाँ कुषाण राजाओं को मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो कुषाण वंश के देवकुल, जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, वो है माट और सुर्ख कोटल। सुर्ख कोटल और माट का संबंध है।
भारतीय कला के इतिहास में सर्वप्रथम मथुरा कला में हमें शासकों की मानवीय आकारों से निर्मित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण शासकों को अपने और पूर्वजों के प्रतिमा मंदिर एवं देवकुल के निर्माण की विशेष रुचि थी। कुषाण देवकुल मथुरा, माट और अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में से इसका समान वर्ष क्या है? तो जो सारनाथ में कुमारगुप्त के लेख की तिथि क्या है, 154 बताई गई है, उसके समान ही हो जाएगा 473 ईस्वी। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त लेख की तिथि वर्ष 154 है, इसके समान ही बताई गई है 173 ईस्वी। 473 ईस्वी है। चौथी से 12वीं शताब्दी तक की भारत से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर या पत्तन थे? तो पांड्यों के जो मुख्य नगर और पत्तन थे उनके नाम हैं कोरके और मदुरई। कोरके और मदुरई हो जाएंगे। कोरके और मदुरई पांड्यकालीन प्रमुख नगर एवं पत्तन हैं, जबकि फुहार और उरयू ये चोलों के प्रमुख नगर थे। फुहार उड़ रही है तो चोलों की, चलो देखते हैं। फुहार उड़ रही है तो फुहार और उरयूर चोलों से संबंधित है, और पांड्यकालीन हो जाएंगे कोरके और मदुरै। मदुरै और कोरके का संबंध है पांड्यकालीन प्रमुख नगर और पत्तन से। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो समुद्रगुप्त, पराजित राज्य और उनसे संबंधित राज्य, कौन कौन से राजा थे और कौन सा राज्य था? पहले आते हैं महेंद्रगिरी, इनका संबंध है पृष्ठपुर से। महेंद्रगिरी, महेंद्र है, महेंद्र बाहुबली, इनको भैया ये श्रेष्ठ भी होंगे और यदि किसी को पीटेंगे तो अच्छे पीटे जाएंगे। तो पृष्ठपुर से संबंधित मतलब विशिष्ट हैं ये, है ना। नेक्स्ट आते हैं मटराज। मंटराज का संबंध है एरनपल से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है विष्णुगोप का संबंध है कांची से। विष्णुगोप का संबंध कैसे है? कांची से है। और व्यागराज का संबंध है महाकांतरत से। व्यागराज का संबंध कैसे है? महाकांतरत से। व्यागराज आतंक मचा देते हैं। पहले आते हैं महेंद्रगिरी, इससे संबंधित है पृष्ठपुर। नेक्स्ट आते हैं मटराज। मटराज का संबंध है कौशल से, मतलब मटर गश्ती करते हैं इनके कौशल में, तो मटराज का संबंध है कौशल से। विष्णुगोप का संबंध है विष्णुगोप से ही। और व्यागराज का संबंध है महाकांतातार से। महाकांतातार का संबंध हो जाएगा व्यागराज से। और दमन का संबंध है अंडरपल्ल से। दमन का संबंध है अंडरपल्ल से। भीनमान किस खगोलविद के जन्म स्थान के लिए जाना जाता है? जो भीनमान है वो जाता है ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान के नाम से। तो ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन के भीनमान में 598 में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अशमक में 476 में हुआ था। भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में 1114 में हुआ था। बारामेहर का जन्म 505 में उज्जैन के कपित अर्थात कायथा में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं बृहद जातक। जो है बृहद जातक कथाएं जो हैं वो ज्योतिष से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं 10 रूपक। जो 10 रूप है वो नाटक से संबंधित है, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। लीलावती का संबंध है गणित से। और मानसार का संबंध है वास्तुशिल्प से। वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है मानसार, मतलब सबको मान ज्ञात करके हमें वास्तुशिल्प बनानी चाहिए। नेक्स्ट आती है लीलावती, गणित की लीला ही न्यारी है। 10 रूपक का संबंध है रूप शास्त्र से। और बृहद जातक तो ये ज्योतिष से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है? तो एक शैलकृत स्थापत्य जो कि शैल से बना हुआ है तो वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। शैलकृत मंदिर स्थापत्य है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह शैलकृत मंदिर स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर एक ही चट्टान में काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की
3 विजयों की स्मृति में किन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो विक्रमादित्य द्वितीय हैं उनकी बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लव राजाओं पर राज्य की 3 विजय की स्मृति में बनवाए थे पट्टदकल की विरूपाक्ष मंदिर। पट्टदकल के जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण करवाया था लोक महादेवी के द्वारा। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों का आरंभ से ही ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? तो ये हो जाएंगे राजराज। तो चोल शासक हैं जिन्होंने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ही ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी राजराज के द्वारा। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और कथन को कारण बताइए। नाना देशी समुदाय जो कि एक बड़ा व्यापारिक संघ था विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था। तो पहला सही हो जाएगा। पागान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देश समुदाय ने उत्तर बर्मा कि उस सुदूर स्थान पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी सही हो जाएगा और आर्य की सही व्याख्या करता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है कि वो अलग अलग देशों में व्यापार करते थे। नाना देशी समुदाय के व्यापारी भारत के अलावा दूसरे देशों में भी व्यापार करते थे, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में व्यापार करते थे तथा इनके धर्म या अपने धर्म का प्रचार भी करते थे। यह एक बड़ा समुदाय था। नेक्स्ट है सुगंधा देवी, जिसने असीम लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए थे, कहाँ की रानी थी? तो इनका संबंध है कश्मीर से। सुगंधा देवी जो कि कश्मीर की रानी थी, जिन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? इसके रखरखाव हेतु उसने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। इनका नाम है बालपुत्र देव। किससे संबंधित है ये? बालपुत्र देव से संबंधित है। देवपाल ने सुमात्रा जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र नामक शासक द्वारा बुद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्राप्त किए थे, प्रदान किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है। लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं। पहली आती है सारंग देव का संबंध है संगीत रत्नाकार हैं ये। दामोदर का संबंध है संगीत दर्पण से। अज्ञात का संबंध है गुनियात अल मुनिया से। गुनियात अल मुनिया का संबंध है अज्ञात। और बनारसी दास का संबंध है हितोपदेश से। तो हितोपदेश गलत हो जाएंगे, ये नारायण पंडित जी से संबंधित है। हितोपदेश का संबंध है नारायण पंडित से, जबकि बनारसी दास ने विशाल भारत मधुकर का संपादन किया है। शेष सभी सुमिलित हैं। तो बनारस में विशाल भारत वहाँ पे बसता है बनारस में, और मधुकर लेने भी जाते हैं। तो मधुकर और विशाल भारत का संबंध है बनारसी दास से, और नारायण पंडित का संबंध है हितोपदेश से। सारंग देव का संबंध है संगीत रत्नाकर से। दामोदर का संबंध है संगीत दर्पण से। और अज्ञात है कौन? गुनियात उल मुनिया। नेक्स्ट आते हैं 1206 से 1526 तक भारत से संबंधित प्रश्न। शाहनामा के लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार के राजकवि थे? तो इनका संबंध है मोहम्मद गजनवी से। शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की आमुक्त मालिदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो आमुक्त मालिदा है इसका संबंध है मोतियों की माला। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु में लिखित पुस्तक का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। यह राजकीय विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। कूरखाना का अभिप्राय है, जो कूरखाना है वह शाही शस्त्रागार कहलाता है। कूरखाना मतलब शाही शस्त्रागार। कूरखाना शाही शस्त्रागार का विभाग है। सल्तनत काल में इसका गठन किया गया था। आरंभिक सुल्तानों के राजकाल में केंद्रीय सेना को हाइम-ए-कल्व कहा जाता था। केंद्रीय घुड़सवार सेना को सवार-ए-कल्व कहा गया है। तो केंद्रीय घुड़सवार को सवार-ए-कल्व कहा जाता था, और जो केंद्रीय सेना है उसको हाइम-ए-कल्व कहा गया है।
खेती में सुधार के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी, जिसका प्रधान दीवाने अमीर कोही कहलाया। इस विभाग ने 60 वर्ग मील के भू क्षेत्र में विभिन्न फसलों के उत्पादन का प्रयोग किया, किंतु निकृष्ट श्रेणी की भूमि के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलानी है, बल्कि कथन को कारण बताने हैं और तर्क। कथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही थी, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो तर्क है वह कथन की सही व्याख्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विस्तार की गई नीति, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा विस्तार की नीति को उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक आदि राजाओं ने जारी रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने पश्चिम बंगाल पर अपने आक्रमण किए थे और उस पर अधिकार किया था, तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को जीता था। 1327 में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारी निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खान ने की थी, उसके बाद आता है मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर आता है अलाउद्दीन शाह। खिज़्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। इसने दैत अल आला की उपाधि प्राप्त की धारण की और मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासन किया और अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा 1443 से 1451 तक शासन किया गया। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 सैनिक थे। इनमें से कितने दास शिल्पी के रूप में कार्य करते थे? तो शिल्पियों के रूप में लगभग 12,000 दास काम करते थे। शिल्पियों के रूप में 12,000 दास काम करते थे। नानकर एक भत्ते अर्थात अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जो नानकर है वह दिया जाता था जमींदार को, जमीन के रूप में नानकर दिया जाता था। मुगल काल के जमींदार को अपनी सेवा के बदले में राज्य की तरफ से नानकर भूमि प्राप्त होती थी। बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। बहलोल लोधी, उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, सही है। इसने 38 साल के लंबे शासनकाल में अपने या उनके नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थानों को बनाए रखा था बहलोल लोधी ने, और बहलोल लोधी के चलाए गए सिक्कों पर दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। इसने प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1491 में की थी। बहलोल लोधी ने मुख्य सफलता 1484 में जौनपुर के राज्य को दिल्ली सल्तनत में विजित किया था। इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, जो कि अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख चलन या साधन बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कस्बा एक छोटा नगर होता था। इजारा का संबंध खेती रहित भूमि से नहीं है। श्राप का संबंधित है मुद्रा विनिमयकर्ता से, और जिम्मी का संबंधित है संरक्षित गैर मुसलमान। जिम्मी क्या होते हैं? एक संरक्षित गैर मुसलमान होते हैं। जिम्मी संरक्षित गैर मुसलमान थे, श्राप मुद्रा विनिमयकर्ता थे, कस्बा एक छोटा सा नगर होता था। कस्बा छोटा सा नगर है, इजारा ठेके पर ली गई भूमि है, श्राप का संबंध है मुद्रा विनिमयकर्ता से, और जिम्मी का संबंध है रक्षित या जो संरक्षित गैर मुसलमानों से। जिम्मी किससे संबंधित है? संरक्षित गैर मुसलमान से। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण किस धातु से बना हुआ था? जो हूण है वह था सोने का सिक्का। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण सोने से बना हुआ था, जो कि बहुत ही प्रचलित मुद्राओं में से एक था। सुरक्षा के लिए मराठाओं की
राजस्व के दावे को कहते हैं। तो जो मराठाओं के राजस्व के दावे होते थे उसे कहा जाता था चौथ। चौथ मुख्यतः मुगल क्षेत्र की भूमि और पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होती थी, जिसे मराठाओं द्वारा सुरक्षा के बदले दिया जाता था। जबकि सरदेशमुखी यह शिवाजी इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वे स्वयं को महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। यह कर राज्य की आय का 1/10 भाग होती थी। नेक्स्ट आते हैं भारत 1526 के बाद। पहला क्वेश्चन है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और इन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया था, षड्यंत्रकारियों को दबाया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ईशान दौलत बेग। तो बाबर की नानी है जो कि यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और बाबर के पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने बाबर को हर प्रकार का प्रबंधन किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया था। इनका नाम है ईशान दौलत बेग। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधन सहित अपनाया था, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। इस्लाम शाह एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधन एवं योग्य सेनापति था। इसने शासन प्रशासन संबंधी अनेक नियम बनाए थे। इनकी मृत्यु के द्वारा शेरशाह द्वारा बनाई गई नीतियां लागू की गई थीं। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधन के द्वारा अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो मुगल चित्रकारी से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा? अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण करवाया था, जिसने 1560 के दशक में हज़्मनामा का चित्र निरूपण किया था, तो पहला सही हो जाएगा। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथावत पर बल दिया गया था, तो ये भी सही है। दूसरा, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। प्रभावित तो किया था। अकबर यद्यपि अधिक शिक्षित नहीं था, किंतु कला के क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि थी। अकबर ने योग चित्रकारों का संरक्षण दिया। आईने अकबरी के चित्रकारों का नाम दिया गया है मीर सैयद अली, ख्वाजा अबुल समद, फारूक कमल और मिस्कीन दशवंत केशव आदि चित्रकार थे। अकबर ने सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा को चित्रित कराया था। अकबर ने पवानदाने तमूरी को चित्रित कराया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो इन्होंने जो हो जाएंगे फादर मासेराट, इन्होंने जो शहजादी हैं उनकी शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा था। पादरी एंटोनियो मासेरिड को अकबर ने अपने पुत्र शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। इसने अपनी यात्रा वृतांत में अकबर के चरित्र, व्यक्तित्व, मुगल दरबार, शहजादियों की शिक्षा व्यवस्था, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं जन जागरण के रहन सहन पर प्रकाश डाला था। मासेरात ने सती प्रथा की निंदा करते हुए उसे निःशह हत्या करार दिया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप उनके कान में बुंदा पहनाया था? तो अपने कान में बुंदा पहना था। ये कौन है? जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर कहीं गिर गया होगा, बुंदा खुद के कान पहना था। जहांगीर शराब की लत से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसने अजमेर के चिश्ती मोइनुद्दीन के दरबार में आशीर्वाद लेने गया और पश्चात उसके अपने कान में बाली पहना। जहांगीर को गहनों से ज़्यादा लगाव था। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा है कि ईरान सिर्फ शियाओं के लिए तुर्की
एवं तुर्रान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी सिया एक मस्जिद में और ईसाई यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। ये कहा था जहांगीर के शासनकाल के बारे में। मुगल शासक जहांगीर ने अपने पिता के शासन के बारे में कहा था कि ईरान सिर्फ सियाओं के लिए, तुर्रान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी एवं सिया एक मस्जिद में और ईसाई यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तगमा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते हैं? तो इनका संबंध है बतन जागीर से। अल्तगमा जागीर की शुरुआत जहांगीर के शासन में हुई थी। यह बतन जागीर का अभिलक्षण है, अर्थात यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हें ही दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो खैरुल मंजिल है, इस नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया था महम अनंगा के द्वारा। अकबर की माता महम अनंगा ने दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की जो कि खैरुल मनाजिल के नाम से प्रसिद्ध हुई। दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? दस्तूर सर्किल को बनाया गया था राजस्व के निर्धारण के लिए। मुगल काल में हर जागीरदार को दस्तूर के मुताबिक भू राजस्व का निर्धारण करना पड़ता था। यहाँ तक कि राजस्व संग्रहण के मामले में फसल बर्बाद हो जाने की हालत में यदि बादशाह किसानों को किसी प्रकार की छूट देता था तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी दावेदारी से भी एक हिस्सा त्यागना पड़ता था। खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की गई थी 1699 में। खालसा द सोसाइटी फॉर द प्योर की स्थापना 1699 में की गई थी। खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में की थी। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्योरों को अमृतपान कराकर खालसा बनाया था। तत्पश्चात उन 5 प्यालों के हाथों से स्वयं, जो प्याले नहीं हैं, प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया था। किसने कराया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराया गया था 1699 में। कहाँ पर? आनंदपुर साहब में। मुजनस, तुर्की, ताजी और जंगला किसकी नस्ल हैं? तो ये एक घोड़े की नस्ल है। मुजनस, तुर्की, ताजी और जांगला जो नस्ल हैं वह घोड़े की हैं। मुगल कालीन घोड़ों की विभिन्न नस्लों का उल्लेख मिलता है जो है मुजनस, तुर्की, ताजी, जांगला महत्वपूर्ण हैं। तुर्की नस्ल के घोड़ों का आयात किया जाता था। यह घोड़ों की महत्वपूर्ण नस्ल थी। ब्रिटिश कालीन राज्य की स्थापना। इनमें से क्या भारत में ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक या धन संपदा निकासी के एक घटक नहीं है? तो निकासी का एक घटक कौन सा नहीं हो जाएगा? घरेलू व्यवस्था थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश था। नागरिक एवं सैनिक व्यय था। बांटों और शासन करों को ब्रिटिश में जाने वाला आर्थिक निष्कासन नहीं माना जाएगा। यह निवासियों का एक घटक नहीं था। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 2 मई 1867 में इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इसका उल्लेख किया गया। नौरोजी ने धन निष्कासन को देश के सभी रोगों, दुखों एवं दरिद्रता का वास्तविक एवं मूल कारण घोषित किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले आते हैं नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आती है क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और फिर आता है बिवेल प्लान लास्ट में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी अगस्त को 1942 में आया था और बिवेल योजना 1945 में आई थी। 1937 से 1939 मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। तो 1937 से 1939 मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। सन 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई थी।
जहां प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी। इस परिषद को संसदीय उप समिति के नाम से जाना गया। मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी को इसका सदस्य बनाया गया। नेतृत्व किया था इन्होंने। किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की सिंधु का सहमीलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? ये किससे संबंधित है? ये सर चार्ल्स नेपियर से संबंधित है। 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। इन्होंने मेजर आउटरम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया। अगस्त 1843 में सिंध के समस्त भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंधु को अपने अधीन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर भी हम ऐसा करेंगे। क्या माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था? तो क्या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत नहीं आता? इसने भारतीय राज्य को अपने भविष्य चुनने का अधिकार दिया था, सही है। इसने भारत के विभाजन का सुझाव दिया था, ये भी सही है। यह भारत के विभाजन की तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था, गलत है, सुस्पष्ट कहा गया था। इसे कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, तो ये भी सही है। माउंटबेटन योजना 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए निर्धारित किया गया था। किस वायसराय की एक अभियुक्ति ने अंडमान द्वीप से छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो ये की थी लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे। इनकी हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में छुरा मारकर कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? प्रांतीय स्वाधीनता इसमें दी गई थी। भारतीयों को गवर्नर की नियुक्ति करना ये गलत है। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में की गई थी, ये सभी सही हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा द्वैत शासन को केंद्रीय सत्ता पर लागू करने एवं आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान दिया गया था। इस अधिनियम में नए केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, जिसे असेंबली के नियंत्रण से बाहर रखा गया था। केंद्रीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए थे। तो ये सही हो जाएगा, भारतीय हैं जो यूरोपियनों से ज़्यादा हो गए थे। भारत ने यह लिख दिया था कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कार्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता है। इस सेवा ने 1853 में प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी थीं। 1863 में प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे, जो कि भारतीय थे, पहले भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने इस परीक्षा को पास करके अपनी योग्यता का परिचय दिया था। आर्थिक सामाजिक नीतियाँ। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया। जो एका आंदोलन है यह हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने प्रारंभ किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पाशी और सहरेव ने किए थे। इस आंदोलन को 1921 से 1922 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और बाराबंकी सीतापुर में प्रभावी रहा था। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे है? तो जो मौलाना अब्दुल बारी है इनका संबंध है फिरंगी महल से। किससे संबंध? अब की बारी तुम्हारी है। अब्दुल बारी का संबंध है फिरंगी महल से। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध फिरंगी महल से है। मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता जिन्हें सम्मान के साथ पीर कहा जाता था, इनका जन्म 1878 में लखनऊ में हुआ था। अब्दुल बारी जमायते उलेमाए हिंद के संस्थापक अध्यक्ष थे। 1914 में अंग्रेज़ों के हाथों कावा आदि धार्मिक स्थानों को नष्ट करने से बचाने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी। मुसलमान विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने फिरंगी महल लखनऊ में मदरसे निज़ामिया
स्थापित किया था। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों में जो मजदूरी है उसमें वृद्धि की गई थी 35% की। गांधी जी ने 1919 में अहमदाबाद में मजदूरों के साथ मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन चलाया। मजदूरों ने बोनस को लेकर आंदोलन चलाया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता उत्तर भारत। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। घटना और उनसे संबंधित व्यक्ति। सबसे पहले आते हैं हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। इसका संबंध है डलहौजी से, जो कि डलहौजी के समय इसको पारित किया गया था। दास्ता की समाप्ति ये एलनबरो के समय की गई थी, लॉर्ड एलनबरो ने की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना, ये डॉक्टर आत्माराम के द्वारा स्थापित किया गया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह पारित किया था। निम्नलिखित में से 1857 की भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? तो पहला, भारतीय सैनिकों का भारत और विदेश में काम करना कारण था। इनफील्ड राइफल का आरंभ होना भी इसका एक कारण था। भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों में बहुत असमानता थी, ये भी एक मुख्य कारण था। सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा, ये इसका मुख्य कारण नहीं थी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण इनफील्ड राइफल में गाय की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना। भारतीय सैनिक समुद्र पार करके दूसरे देश में सैनिक सेवा देने भी धर्म से जोड़ते थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हिंदू कॉलेज का संबंध है डेविड हेयर से। MAO कॉलेज, म्यू कॉलेज है, इसका संबंध है MAO ये सर सैयद अहमद खान से। संस्कृत कॉलेज का संबंध है जोनाथन डंकन के द्वारा। और जो बैथुन कॉलेज है इसका संबंध है ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो हिंदू कॉलेज स्थापित की गई थी डेविड हेयर के द्वारा। MAO कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है जो सैयद अहमद खान के द्वारा प्रारंभ की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की है और बैथुन कॉलेज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। गांधी जी की राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का प्रयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जूडिथ ब्राउन के द्वारा। जूडिथ ब्राउन ने किया था। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का प्रयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत जूडिथ ब्राउन ने किया था। किसने कहा था कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइशी या आदेशित प्रदर्शन से अधिक नहीं है? तो ये कहा था मोहम्मद अली के द्वारा। तो शिमला शिष्टमंडल विदेशी द्वारा संचालित किसी भी प्रकार के परामर्शी प्रदर्शन से अधिक नहीं है, मोहम्मद अली के द्वारा कहा गया था। मोहम्मद अली का जन्म 10 दिसंबर 1878 में रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली भारतीय इतिहास में अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोहम्मद अली ने शिमला शिष्टमंडल 1907 के बारे में उपरोक्त टिप्पणी की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध है पुनर्विवाह से, जो 1856 में आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने शिकागो में 1893 में धर्म की संसद में भाषण दिया था। मालावारी का संबंध है
एज ऑफ कंसेंट से है ना, किससे संबंधित है ये? 1891 में आया था एज ऑफ कंसेंट बिल, ये मालावारी से संबंधित है। और नेक्स्ट है रनाडे, ये 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित किया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। तो महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित किया था 1884 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार दिलाया था। मालावारी के द्वारा 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित करवाया गया था। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में 1893 में धर्म की संसद में भाग लिया गया था। नेक्स्ट है, किसने तर्क किया था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? तो भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था, ये तर्क किया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा ये तर्क दिया गया था। मॉरिस डी मॉरिस ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत किसके बारे में थी? तो ये तिनकटिया व्यवस्था की शिकायत से संबंधित थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों ने यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। उन मालिकों द्वारा तय दाम पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे ही तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो ये सही है। वे आश्वस्त हो गए थे, यहाँ एकमात्र उपयुक्त समाधान बच गया था। तो ये भी सही है। और आर एक सही व्याख्या करता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत करती है। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया है। इस योजना का गांधी जी, अबुल कलाम जैसे नेताओं ने विरोध किया था। अतः भारतीय नेताओं को भारतीय परिस्थिति के अनुसार भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। नेक्स्ट आता है, विश्व इतिहास की संकल्पना, विचार एवं अवधि से संबंधित प्रश्न। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का है? तो सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत यह उपयोगितावादी से संबंधित है। उपयोगितावाद एक आचार संहिता है जिसमें एकांकित मान्यता है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। राजनीतिक अन्य क्षेत्रों में इसका संबंध मुख्यतः वैथम और जॉन स्टुअर्ट मिल से रहा है। किसने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह वह जंजीरों से बंधा हुआ है? ये रूसो के द्वारा कहा गया है। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। उस नीति का नाम लिखें जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 के ग्रेट डिप्रेशन द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अपनाई गई थी। तो ये हो जाएगी न्यू डील। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1930 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक सुधार के लिए कई बैंकों एवं एजेंसियों से समझौता के लिए, जिसे प्रायः न्यू डील कहा जाता है, किए थे। उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन है? तो उपयोगितावाद के जो मान्य अग्रणी नेता हैं उनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम उपयोगिता के मान्य अग्रणी नेता में जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख हैं। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल थिंसिस नामक पत्रिका, जो कि मानव की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है, 1900 में किसने स्थापना की थी इसकी? तो ये हेनरी वीर हैं। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल थिंसिस
इसकी स्थापना मानव समाज की समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित थी। 1900 में इसकी स्थापना की गई थी हेनरी वेर के द्वारा। मतलब वेर को सिंथेसाइज कर दिया है ना, सिंथेसिस है, ये हिस्टोरिकल रिव्यू है, तो हेनरी वेरी से संबंधित है। 1900 में हेनरी वेर ने रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित थी। इतिहास में अनुसंधान। 2001 में कहाँ पर एक पुराना आश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था ओदे में। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? ओदे में प्राप्त हुआ है। गोदी में था शिशु कपाल, ओदे से प्राप्त किया गया है। 2001 में एक पूरा आश्मीकृत मानव शिशु कपाल तमिलनाडु के वेलुरुपुरम जिले के ओदे में पाया गया है। इसकी खोज पी राजेंद्रन ने की है। यह मध्य पैलेस्टीसीन युग के जीवाश्मीकृत मनुष्य का शिशु कपाल खंड है। नेक्स्ट आता है इससे संबंधित तथ्य। HD सांकल्य द्वारा पुणे की मूथा नदी के किनारे नर एवं मादा होमोसेपियन के अवशेष प्राप्त किए थे। इसी प्रकार VA वाकड़कर ने भीमबेटका मध्य प्रदेश से वयस्क होमोसेपियन के अवशेष खोजे थे। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान में हुए उत्खनन के आधार पर मनुष्यों का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में होमिनिड अवशेष सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार से 2 मानव खोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। सन 1966 में अफगानिस्तान में लुई टुपरी या दर्राए कुर नामक स्थान से नियांडरथल नामक मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुई हैं? तो अफगानिस्तान के लुई टुप्पी से नियांडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सन 1982 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक गांव से अरुण सोनकिया ने होमिनिड मानव का कपाल की प्राप्ति की है। यह 30 वर्षीय युवती का अवशेष है। निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? तो ये मिला था दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने हुए अनेक प्रकारों के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से 41 मानव शवाधान और गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए। एस अर्सनम का संबंध है मैरीटाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी, तो ये सही है। ओम प्रकाश द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ये भी सही है। KN चौधरी इंडियन मर्चेंट एंड यूरेशियन ट्रेड, ये वाली गलत हो जाएगी। KS मैथ्यू ये पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन द 16th सेंचुरी, ये भी सही हो जाएगी। पूरी मैथ लगा दी पुर्तगालों ने ट्रेड करने के लिए इंडिया में। पूरी जो 17 सेंचुरी है उसके समय पुर्तगालों ने भारत में व्यापार किया है, ट्रेड किया है, तो इसमें क्या पूरी मैथ लगा दी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं मतलब इसके विवरण। असरस इनका नाम ही है, अचरज में डाल देते हैं तो मैनी टाइम ही अचरज में डाल देते हैं। मैरी टाइम इंडिया इन द 17th सेंचुरी, मैरी टाइम तो भाई अचरज में डाल देते 17th सेंचुरी में। ओम प्रकाश, प्रकाश में आए हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल की प्रकाश में लाए थे। डचों की इंडिया में कंपनी और इकोनॉमी बंगाल की इन्होंने प्रकाश में लाए थे ओम प्रकाश। नेक्स्ट आते हैं KN चौधरी। चौधरी जो हैं इनकी द्वारा द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मॉडर्न इंडियन स्टडी 12 पार्ट 1 और 1978 इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। KS मैथ्यू इन्होंने पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन दी 16th सेंचुरी लिखी है। पूर्वतम से प्रारंभ करके निम्नलिखित अर्थशास्त्र लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्मीधर, फिर आते हैं हिमाद्री और चंडेश्वर और
नहीं, हाँ, हिमाद्री के बाद आते हैं मित्र मिश्र और फिर आते हैं चंडेश्वर। सबसे पहले हैं लक्ष्मीधर, फिर हिमाद्री, मिश्र मित्र और चंडेश्वर। विख्यात विधिवेत्ता और धर्म शास्त्रकार हिमाद्री को वरांगल के यादवों का संरक्षण प्राप्त था। ये यादव राजा रामचंद्र 1271 से 1309 के समकालीन और मंत्री थे। लक्ष्मीधर का कार्यकाल लगभग 1150 से 1200 के मध्य रहा है। वे बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। मित्र को कलचुरी शासकों का संरक्षण प्राप्त था। चलो मित्रों, कलचुरियों का इनको संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जून 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।